हम हैं अभी हुमायूंपुर में और हुमायूंपुर के हमारे इस कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौर में हमें मिले हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेन्द्र प्रताप जी। इनसे कुछ बात करेंगे। धीरेन्द्र प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार 24/7 पर। धन्यवाद। और जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं जेवर से? देखिए, जेवर विधानसभा तो इस वक्त विश्व पटल पर अपना नाम कमा चुकी है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। फिल्म सिटी इस विधानसभा में आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ बनने जा रहा है। MRO जो मेंटेनेंस रिपेयर सेंटर होगा हवाई जहाज़ रिपेयर का, जो सिंगापुर हमारे हवाई जहाज़ जाते हैं रिपेयर के लिए, वो भी यहीं प्रस्तावित है। हेरिटेज कॉरिडोर इसी विधानसभा से होकर जा रहा है। तो यह तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है विधानसभा। और सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्ष में जो अभूतपूर्व विकास इस क्षेत्र में हुआ है वह पिछले 70 साल में नहीं हुआ आज़ादी के बाद। इसलिए यहाँ लोग विकास के नाते योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। विकास के साथ साथ एक सुरक्षा का भाव उन्होंने पूरे प्रदेश में दिया। इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत लंबा समय रहा इस क्षेत्र में काम करने का। आपको कहा जाता है कि आप एक दबंग या एक खौफ रहता है आपका क्षेत्र की जनता में। मैं गया गांव-गांव, मैंने जाना है कि कई ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि उनका एक दबदबा है। वो कौन सा दबदबा है? आपके विकास का, आपके व्यवहार का दबदबा है या कहीं वो बिल्डोजर वाला दबदबा है? नहीं, सेवा भाव का दबदबा है। मैंने यहाँ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया है। और मेरा हर व्यक्ति से एक परिवार जैसा जुड़ाव है। यह क्षेत्र और यह मिट्टी जहाँ मैंने जन्म लिया, मैं इसीलिए राजनीति में हूँ कि इसका कर्ज मैं चुकाऊँ विकास के तौर पर, यहाँ के लोगों को इस लायक बनाकर जो खुशहाल वो लोग बन सकें। यहाँ कोई रोज़गार का साधन नहीं था। आज मैं संतुष्ट हूँ कि अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियाँ इस क्षेत्र में उद्योग लगा रही हैं, जो माध्यम बनेंगी मेरे उन भाइयों का जो वर्षों से भटक रहे थे रोज़गार के लिए। तो ये मेरा जो रिश्ता है वो मेरी मिट्टी का रिश्ता है, सेवा भाव का रिश्ता है। इसे आप दबंग वाला रिश्ता नहीं कह सकते। जेवर में एयरपोर्ट की जो घोषणा की गई, उससे क्या देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, किसानों को राहत मिलेगी? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र 2017 में रोजगार सृजन की बात कही गई थी। यही मैंने विधानमंडल दल की पहली बैठक में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है। क्यों ना हम एयरपोर्ट बनवाकर उसकी शुरुआत जेवर विधानसभा से करें। क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट आता है वहाँ अनेकों कंपनियाँ अपने उद्योग धंधे लगाती हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन हो या बिजनेस हब हो, कार्गो हो, होटल व्यवसाय हो। तो इस तरीके से एयरपोर्ट आने के बाद में जो उद्योग धंधे यहाँ पल्लवित और पुष्पित होंगे, निश्चित तौर से उनसे रोज़गारों का सृजन होगा। और एयरपोर्ट की घोषणा के बाद यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आया है, कोरोना के 2 काल होते हुए भी जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से थी, उस वक्त भी यहाँ सबसे ज़्यादा निवेशक आए। तो आज यह क्षेत्र निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। और मुझे इस क्षेत्र का भविष्य ऐसा नज़र आ रहा है जैसा मैं कभी बचपन में सोचता था कि मेरा यह क्षेत्र कब तरक्की करेगा, कब यहाँ खुशहाली आएगी, कैसे हर घर में संपन्नता होगी। तो उसी की तरफ यह अग्रसर है। दिल्ली में 13 महीने तक किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा सहयोग था, योगदान था या शामिल थे उसके अंदर। भले ही उन मांगों को मान लिया गया हो, 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं किसान अभी भी नाराज़ नज़र आता है। इसका असर आपके चुनाव में क्या देखते हैं आप? क्या किसान अभी आपसे नाराज़ है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई किसान नाराज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की उस रिपोर्ट को लागू किया जो किसानों को उनकी उत्पादन लागत के सापेक्ष मुनाफा दिए जाने संबंधी MSP निर्धारण किए जाने का
एक ऐसा रिपोर्ट थी जो 2007 में आई और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अब देश के प्रधानमंत्री ने ही उसे बाहर निकाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन ने भी कहा कि अगर हमारी रिपोर्ट को किसी ने लागू करने का कोई सार्थक प्रयास किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी देश में कृषि कानूनों के माध्यम से बदलाव लाना चाह रहे थे, निवेश को खेतों पर पहुंचाना चाह रहे थे। क्योंकि इस दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर है तो खेती भी ऐसी हो, लोगों को कोल्ड चेन मिल सके अपने उत्पादन के समीप, लोगों को आवागमन के साधन मिल सकें। मान लो हमारा टमाटर 24 घंटे में सड़ जाए तो हम ये व्यवस्था कर सकें कि हम उसका या तो भंडारण करें या उसे शीघ्रता से पहुंचा दें। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट है वो भी ये था कि गरीब किसानों के पास इन्वेस्टमेंट को ले जाया जाए, जिससे उनकी जो हानि होती है प्राकृतिक ओलावृष्टि से या ज़्यादा बारिश से, आंधी तूफान से, उससे किसान बचा रहे और उसे एकमुश्त वो। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के हित में किया था। और जिन किसानों ने भी ये आंदोलन किए उन्होंने इस देश के किसानों को 50 साल पीछे पहुंचा दिया। आज इजराइल जैसा मुल्क जहां रेगिस्तान है वो 40% फल सप्लाई करता है यूरोप को, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से करता है। नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करके अच्छे बीज, अच्छा खाद, पानी की मात्रा कम, तो यही प्रयोग करना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी, जिसे इन लोगों ने अपने निहित स्वार्थों की वजह से लागू नहीं होने दिया। और फिर चूंकि लोकतंत्र जनभावनाओं की वजह से देश के प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान करते हुए उन बिलों को वापस लिया। इस बार अपना मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई वोट का 70% इस विधानसभा में इस बार लेने जा रही है। प्रचंड आंधी है, मुकाबला दूर दूर तक किसी से नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और यहाँ की जनता यह तय कर चुकी है कि जिस मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को ऐसी सौगात दी हों जो गेम चेंजर हों, इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने, निश्चित तौर से जनता उनके एहसान को वोट के रूप में चुकाना। आखिरी सवाल, आरएलडी और सपा से जो यहाँ के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना है, बड़ा नाम अपने गुजरों के उसमें माना जाता है, उनको आप किस तौर पर देख रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना? देखिए, गुर्जर कौम ने हमेशा देश की अस्मिता के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो मैं नहीं समझता कि जहाँ राष्ट्र हित की बात हो, प्रदेश हित की बात हो, वहाँ कोई व्यक्ति जातीयता में आएगा। हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं जहाँ राष्ट्र को मजबूत करने की अभिलाषा है, समाज के अंतिम छोर के उत्थान की अभिलाषा है। तो गुर्जर भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि मैं गांवों में जाता हूँ, बहुसंख्यक गुर्जर भाइयों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी के लिए जाएगा और अपने भाई धीरेन्द्र सिंह के लिए जाएगा, ये मुझे यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उनका ट्वीट दिया। ये थे धीरेन्द्र प्रताप जी जो भारतीय जनता पार्टी से थे और अभी चुनावी दौरे पर थे। इनसे हमारी मुलाकात हुई। हम कुछ और गांव के लोगों से बात करेंगे।